फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समास के बारे में। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं और शब्दों के मेल की इस प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। इस प्रकार जब हम कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो वो समस्त पद कहलाता है और जिस क्रिया द्वारा उसे मिलाते हैं वो समास कहलाता है और समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह करते हैं। संधि विच्छेद और समास विग्रह में क्या अंतर होता है? संधि में दो वर्णों में मेल होता है जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। समास शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है जबकि वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेदन यानी संधि विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेदन अलग चीज है, संधि विच्छेद कहलाता है जब वर्णों को हम अलग करते हैं। तो अब हम समास के आगे की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। समास में दो पदों का योग होता है, जैसे गंगाजल। इसमें दो पद हैं, एक पद है गंगा और एक पद है जल। इन दो पदों के मेल से जो शब्द बना वो गंगाजल है और गंगाजल क्या है? समस्त पद है। दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इसके अंदर जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ गंगाजल है, जब हम इसको विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है गंगा का जल, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इसमें का पद का लोप हो जाता है। दो पदों में कभी पहला पद, कभी दूसरा पद और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे गली गली, इसका विग्रह हो जाएगा प्रत्येक गली। यहां गली गली का जब हम विग्रह प्रत्येक गली करते हैं तो इसमें पहला पद हमारा महत्वपूर्ण होता है, यानी पहला पद यानी पूर्व पद। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण होता है। पहला पद अव्यय है और इसी के आधार पर निर्णय होता है। अगला है स्वर्ग प्राप्त। यहां जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है स्वर्ग को प्राप्त। इसमें स्वर्ग नहीं बल्कि प्राप्त जो है ये मुख्य पद है, यानी उत्तर पद, इसमें उत्तर यानी बाद वाला पद प्रधान है। अब माँ और बाप, इसको जब हम समस्त पद बनाते हैं तो माँ बाप हो जाता है। इसमें दोनों ही प्रधान है, माँ भी और बाप भी। इसको अव्यय के द्वारा हम जोड़ देते हैं तो इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। अब हम देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। मुख्य रूप से समास के चार भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय होता है और यही प्रधान भी होता है। जैसे दिनों दिन, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो दिन ही दिन में, इसमें जो पहला पद है हमारा वो अव्यय है। इसी प्रकार आजीवन, इसको विग्रह करते हैं तो होता है जीवन पर्यंत, यानी कि आ जो है, आ का अर्थ होता है पर्यंत और जीवन मतलब जीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत। तो यहाँ जो पहला पद है वो अव्यय है और यही प्रधान है। तो ऐसे शब्दों को हम
अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद ही समान होते हैं और समानता के आधार पर इनका मेल होता है। जब इन शब्दों का मेल होता है तो इसमें योजक चिन्ह लगा होता है और जब हम विग्रह करते हैं तो ये योजक चिन्ह हट जाता है और इसकी जगह और, तथा, अथवा, या आदि अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, इसमें स्त्री भी प्रधान है और पुरुष भी प्रधान है और संयोजक द्वारा इसे जोड़ दिया गया है। हानि लाभ, हानि अथवा लाभ, हानि या लाभ, ये इसका विग्रह हो जाएगा। अगला है द्विगु समास। द्विगु यानी संख्यावाचक। इसका पहला पद, पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है, जैसे यहां है पंचवटी, वटी मतलब वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह। तो यहाँ 5 वृक्ष एक साथ हैं तो वृक्षों की संख्या बता रहा है 5। इसी तरह से चौराहा यानी 4 राहों का समाहार। यहाँ 4 क्या है? संख्यावाची है। तो जिस पद का पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद यानी पहला पद गौड़ होता है और उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद महत्वपूर्ण होता है। संस्कृत में 6 ही विभक्तियों को मान्यता दी गई है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को कारक नहीं माना जाता है और इसी के अनुसार 6 प्रकार के तत्पुरुष समास भी होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत मतलब गया, तो यहां जाने का कर्म हो रहा है कहां? गांव को, तो यहां कर्म तत्पुरुष दिख रहा है। विग्रह के अनुसार ही हम उसको देखते हैं। तुलसी कृत, कृत मतलब रचित, तुलसी द्वारा कृत मतलब तुलसी के द्वारा रचित। यहां साधन कौन है? तुलसी। रचना किसके द्वारा हो रही है? तुलसी के द्वारा हो रही है। तो यहाँ करण तत्पुरुष है, उत्तर प्रधान है, रचना महत्वपूर्ण है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, यहाँ के लिए जो है वो संप्रदान कारक है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष इसमें है। इसी प्रकार देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग हो रहा है, अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष। जल धारा, जल की धारा, यहां जल और धारा में संबंध बता रहा है, जल की धारा, तो यहां संबंध तत्पुरुष हो गया। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, यहां में पर अधिकरण का चिन्ह होता है तो इसलिए यहां अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कारकीय पद का समूह ही होता है, जैसे बैलगाड़ी। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? बैल से खींची जाने वाली गाड़ी क्या होगी? बैलगाड़ी। तो यहाँ एक पूरा समूह हो रहा है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं इसको बताने के लिए। तो ऐसे भी तत्पुरुष समास होते हैं। इसी प्रकार जैसे दही बड़ा, उसका हो जाएगा दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा। तो ऐसे इन शब्दों में कुछ समूह होते हैं जो उसके विग्रह को बताते हैं। इसके अतिरिक्त तत्पुरुष का एक और भाग होता है जो अभाव, कमी या निषेध को सूचित करता है। जैसे असत्य, जो सत्य न हो, ये निषेध बता रहा है। अनहोनी, जो नहीं होना चाहिए।
अपुत्र यानी पुत्रहीन अभाव को दर्शा रहा है। तो ऐसे तत्पुरुष जहां अभाव, कमी या निषेध बताता हो उसको हम नैय तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। तत्पुरुष के दो और उपभाग होते हैं जिन्हें हम कर्मधारय और बहुब्रीहि के नाम से जानते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष में एक पद उपमेय होता है अथवा विशेषण होता है और दूसरा पद उपमान होता है या विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, नीला है कमल जो, इसमें कमल का गुण क्या है? नीला होना, कमल की विशेषता है। इसमें कमल विशेष्य हो गया और नीला उसका विशेषण हो गया, विशेषण विशेष संबंध। दूसरा है कमल नयन, कमल के समान नयन, यहां उपमा किससे दी जा रही है? नयन से, कमल से नयन की, यानी उपमेय उपमान। इसी प्रकार कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, बुद्धि कैसी है? बुरी है, ये बुद्धि की विशेषता है। तो इस प्रकार यहां कर्मधारय समास होता है। समास, बहुब्रीहि समास को भी तत्पुरुष समास का ही उपभाग माना जाता है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, बल्कि तीसरे पद में ये समाहित होते हैं। जैसे तपोधन, तप ही है धन जिसका, अर्थात तपस्वी। निशाचर, रात में विचरण करने वाले। तो रात में विचरण करने वाले बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, लेकिन सबको निशाचर नहीं कहते हैं। एक विशेष अर्थ होता है क्या कि वो जो राक्षस होते हैं उन्हें हम निशाचर कहते हैं। तो ऐसे ये एक विशेष अर्थ लिए हुए होता है, तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। अब हम देखते हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है और इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। कर्मधारय समास, जैसा कि हमने बताया कि ये गुण को बताता है, यानी विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास तीसरे अर्थ में समाहित होता है। जैसे यहां एक शब्द हम लेते हैं पीतांबर। पीतांबर का अगर हम विग्रह करते हैं, पीला है वस्त्र जो, या पीला वस्त्र, तो यहां पे क्या बता रहा है? वस्त्र का गुण बता रहा है। वस्त्र कैसा है? पीला, वस्त्र का पीला होना उसकी विशेषता है। लेकिन जब हम इसी पीतांबर का विग्रह करते हैं, पीला है वस्त्र जिसका, तो ये तीसरे अर्थ में समाहित हो जाता है, अर्थात कृष्ण का वस्त्र पीला होता है। जब हम कहते हैं पीतांबर अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, तो सीधे सीधे कृष्ण आते हैं, तो यहाँ पे ये बहुब्रीहि हो जाएगा। लेकिन जब ये विग्रह हमारा होगा तो वो कर्मधारय हो जाएगा। इसी तरह से नीलकंठ, नीला कंठ, कंठ की विशेषता क्या है? नीला होना। तो ये नीला कंठ जब हमारा विग्रह होगा तो ये हो जाएगा कर्मधारय। जबकि अगर हम नीलकंठ का विग्रह कहते हैं, नीला है कंठ जिसका, तो ये तीसरे अर्थ में समाहित हो जाएगा, अर्थात नीला कंठ होता है शिव का, तो यहां पे हो जाएगा बहुब्रीहि। तो हम देखते हैं कि विग्रह के अनुसार ही हमारा या तो बहुब्रीहि समास होता है या कर्मधारय होता है। अब हम देखते हैं कि द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। संख्यावाची ये भी होता है। जैसे यहाँ त्रिलोचन है, इसमें त्रि क्या है? संख्या को दर्शा रहा है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तीन नेत्र, तो ये हमारा संख्या को बता रहा है, आंखों की, लोचन मतलब नेत्र, तो नेत्र की संख्या को बता रहा है, इसलिए यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। जबकि बहुब्रीहि समास कब होगा? जब हम इसका विग्रह करते हैं तीन है लोचन जिसके, तो तीन लोचन अर्थात नेत्र तीन किसके हैं? शिव के, और ये एक विशेष अर्थ में समाहित हो रहा है, वहां ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। संख्यावाची होते हुए भी ये पद हमारा जो समास होगा वो विग्रह करने पर बहुब्रीहि हो जाएगा, अगर हम ये विग्रह करते हैं तो। इसी तरह से हमारा एक शब्द है दशानन। दस आनन, 10 संख्या को दर्शा रहा है, आनन मतलब मुख, 10 मुख,
तो 10 मुख जब हम विग्रह करते हैं तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। जबकि अगर हमारा विग्रह होता है 10 हैं आनन जिसके, तो ये सीधे सीधे रावण में आरोपित हो जाएगा, रावण के 10 मुख माने गए हैं। तो ये हमारा तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विग्रह के अनुसार कर्मधारय और बहुब्रीहि और द्विगु तथा बहुब्रीहि का अंतर सूक्ष्म होता है, इसे हमें समझना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।